हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं। हाँ जी, तो आज हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस की सेकंड क्लास है। रेजिडेंशियल स्टेटस की फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि किसी भी पर्सन की टोटल इनकम को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता लग जाए। इसलिए जरूरी हो गया कि हमें पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आना चाहिए, और हम स्टार्ट हो गए अपने पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। पर्सन 7 कैटेगरी के होते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी इन सातों का ही निकालना है। लेकिन हमने शुरुआत किया था पहले से, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल से। मैं आपको याद दिलवा दूं, जो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस है, जब भी आप निकालेंगे आपको आंसर मिलेगा या तो वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो आंसर कभी भी यहां खत्म नहीं हो सकता। रेजिडेंट है तो आपको फर्दर चेक करना ही पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो रेजिडेंट बनने के बाद ऑर्डिनरी बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, लेकिन इनमें से एक बनेगा जरूर। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता कि हां ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है ना। रेजिडेंट नाम अकेला नहीं चलेगा, या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ये बोलो, या बोलो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओनली रेजिडेंट कहने से काम नहीं चलेगा। हां, नॉन रेजिडेंट है तो काम चलेगा। तो स्टेटस तीन तरह के हो सकते हैं: नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इन तीनों में से कोई एक बनेगा इंडिविजुअल। सही है, आई होप इट इज क्लियर। फिर मैंने आपको सिखाया था इंडिविजुअल का रेजिडेंट कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था बेसिक कंडीशंस होती हैं और वो दो होती हैं, और आपको उन दोनों में से कोई एक पूरी करनी होती है। अगर आप एक भी कंडीशन पूरी कर दो, चाहे पहली या दूसरी या आपकी चॉइस है, तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो बेसिक की जो दो कंडीशंस है उनमें से कोई भी एक पूरी कर देता है तो। और वो दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी। कंडीशन नंबर 1 थी, ही मस्ट बी इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट इज 2021। और सेकंड बेसिक कंडीशन थी, ही मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 एज वेल एज 365 डेज इन एग्रीगेट इन द 4 प्रीवियस ईयर। कौन से 4? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021, जिसमें आपको कम से कम 60 या उससे ज्यादा होना है, उसके पीछे वाले जो 4 साल है उनमें वो इंडिया में कम से कम 365 डेज होना चाहिए। अगर वो 60 डेज 2021 में है और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज इन एग्रीगेट इंडिया में है, तो हम बोलेंगे उसने सेकंड कंडीशन पूरी कर दी और वो रेजिडेंट है। ये दो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों को दोनों बातें क्लियर है। 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, वो भी आपको समझ में आ गए थे। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर, और आज की क्लास सर बहुत 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 जितनी बार मन करे उतनी बार बहुत लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज की क्लास आपको सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्लास है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में जो एक महत्वपूर्ण, एक भरमार अमेंडमेंट है, वो मैं आज की क्लास में ही करने वाला हूं, पूरी की पूरी कंप्लीट। तो आज की क्लास बहुत ध्यान से समझना आपने, लेकिन प्रेशर नहीं लेना। मैंने बोल दिया बड़े ध्यान समझना, अब एकदम ऐसे बैठ जाओ, अरे बहुत ध्यान समझना है। नॉर्मल तरीके से समझो, लेकिन इंपॉर्टेंस देना है इस क्लास को। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशंस। देखो, पहले मैं लिख देता हूं, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशंस। सर देखिए, आपने रेजिडेंट कैसे बनते हैं ये सीख लिया कि सर वो बेसिक कंडीशन होती है 2 और उनमें से कोई एक पूरी करनी होती है, तो हम इंडिविजुअल को रेजिडेंट बोल देते हैं। लेकिन सर कुछ एक्सेप्शनल केस में बेसिक कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, और फिर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है ये आपको अब सीखना है। तो आपके मन में 2 क्वेश्चन आएंगे। सर पहले तो ये बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि हम एक्सेप्शन में फॉल कर गए? वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा ना। हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन देखकर कि हम एक्सेप्शन में हैं? और चलो अगर हम एक्सेप्शन में हैं, हमें पता लग गया, तो बेसिक कंडीशन में क्या चेंज आएगा, और फिर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट बनने के लिए कैसे देखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक इंडिविजुअल जनरल तरीके से भी रेजिडेंट बनता है और एक्सेप्शन को फुलफिल करके भी रेजिडेंट बनता है।
जनरल तरीके से कैसे बनता है, दो बेसिक कंडीशन, उनमें से कोई एक पूरी कर दो तो वो रेजिडेंट बन जाता है। और बेसिक कंडीशन आपको पता है 182 या फिर 60 प्लस 365 वाली। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन यहां हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक्सेप्शन में फॉल कर गया, नंबर 1, उस केस में बेसिक कंडीशन क्या हो जाएंगी, नंबर 2, और रेजिडेंट बनने के लिए इस बार क्या करना है, दोनों बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, कैसे करना है बताऊंगा। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन, देखो मैंने लिखा भी हुआ है एक्सेप्शंस, मैंने लिखा भी हुआ है एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन गिवन कहां है, अगर हम बेयर एक्ट उठाते हैं ना, तो हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 6(1) में है। सेक्शन 6(1) जो है वो हमें सिखाता है कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन 1 उसमें दे रखी है एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन मैं वो पढ़ाने वाला हूं, ये कहां गिवन है सर, सेक्शन 6(1) जो है उसकी एक्सप्लेनेशन 1 है। हालांकि उसमें टोटल 2 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। मैं 1 भी करूंगा 2 भी करूंगा, पर पहले 1 कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन 1 में 2 एक्सेप्शन गिवन है, ये रही, ये दोनों मुझे आपको 1 बाय 1 करवानी है, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको एक करवाऊंगा फिर दूसरी करवाऊंगा। तो चलिए पहले फर्स्ट वन करते हैं, पहले फर्स्ट वन करते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको ना पीपीटी से करवाता हूं, फिर यहां से पढ़ा दूंगा आपको, पहले पीपीटी से करवाता हूं। पीपीटी में मैंने डायग्राम बना रखी है। एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशंस, नंबर 1, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आप इंडियन सिटीजन तो हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया तो है, लेकिन साथ साथ में आप किसी शिप के, कौन सी शिप के बताऊंगा, क्रू के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ अ क्रू शिप। क्रू मतलब एक तरह से पैसेंजर भी हो सकता है, एक तरह से कैप्टन ऑफ द शिप हो सकता है, या उनके जो वहां पर काम करते हैं वो लोग क्रू कहते हैं, क्रू मेंबर्स, क्रू के मेंबर्स हैं आप शिप के। तो ये एक्सेप्शन आपको तब लगेगी या तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, या आप सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ मेंबर ऑफ क्रू शिप है। तो पहले आपसे खाली इसको फोकस करो, इस पॉइंट को, इसको थोड़ी देर में करवाता हूं, ठीक है। एक एक करके सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन रिलैक्स होके। सपोज आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं एंड यू आर लिविंग इंडिया, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो इंडिया छोड़ के भाई? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। अगर ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो इसका मतलब नाउ यू आर कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। और अगर आप एक्सेप्शन में कवर्ड हैं तो फिर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सेप्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके के हिसाब से नहीं निकालना पड़ेगा। ओके, कौन कौन सी? यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, यू आर लिविंग इंडिया, ठीक है, एंड यू आर लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट कहता है जी, मान लीजिए एक बंदा डॉक्टर है, वो वहां कनाडा में गया, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। एक बंदा डॉक्टर है, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और वो कनाडा जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो वहां पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है डॉक्टर की, लेकिन वो जॉब नहीं ढूंढ रहा, वो प्रैक्टिस करने जा रहा है, वो वहां अपना क्लिनिक खोलता है, वहां के लोगों का इलाज करता है, इस तरीके से जा रहा है। तो क्या वो भी एम्प्लॉयमेंट में कवर्ड है, या एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वही कवर्ड है जो जॉब करने के लिए जा रहा है? द आंसर इज एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यस सर, ये भी कवर्ड है। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक बार सुनने को लगता है एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। नौकरी भी है, और अगर आप अपना काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, या कोई आप वहां पर कोई प्रोफेशन करने जा रहे हो, कोई प्रैक्टिस सेटअप करते हो, तो भी ये कहा जाएगा एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली यहां पर काम धंधे के लिए जा रहे हैं, हिंदी में वर्ड यूज करें, काम धंधे के लिए जा रहे हैं। तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप एक्सेप्शन में कवर्ड है, आप एक्सेप्शन में कवर्ड है। स्टूडेंट कहता है जी 1 मिनट रुको, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने क्या कह, सर कल आपने हमें 2 क्वेश्चन करवाए थे। मैंने कहा करवाए थे, मुझे याद है। कह रहा वो 2 क्वेश्चन हमें भी याद है। कह रहा सर पहले क्वेश्चन में तो मिस्टर एक्स है, ये इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो हम एक्स को मान सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया? कुछ लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन मानने में क्या हर्ज है? बिल्कुल मान सकते हैं। जो इंडिया छोड़ के जा रहा है वो इंडिया के रहने वाला होगा, हम उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो सर आपने यहां एक्सेप्शन कवर क्यों नहीं की? क्योंकि वहां लिखा था फॉर टूअर पर्पस, जानबूझ के
उस वक्त इंटेंशनली मैंने लिखा था फॉर टूर पर्पस। जब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, तो वहां लिखा था फॉर टूर पर्पस, कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, लेकिन किस लिए? टूर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं। अगर मैं यहां फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस लिख देता तो फिर मुझे क्वेश्चन को एक्सेप्शन के हिसाब से सोल्व करना पड़ता। स्टूडेंट कहते हैं मान लो क्वेश्चन में ना टूर लिखा ना एम्प्लॉयमेंट लिखा, हम क्या माने? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो क्या माने? सर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है या काम धंधे के लिए जा रहा है, तब तक आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं मानेंगे। ओके, तो ये टूर लिख दिया था आपने इस बात के लिए कि क्लियर कर दिया कि एक्सेप्शन केस नहीं है। हाँ, अगर टूर ना भी लिखता तो भी ये एक्सेप्शन केस नहीं होता, जब तक मैं ये ना लिखूं कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। ओके सर, पॉइंट क्लियर हो गया सर, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आ जाइए, वापस आ जाते हैं इस क्लास के अंदर। ओके तो अब दोबारा बताइए कब लगेगी एक्सेप्शन? सर अगर कोई बंदा इंडिया में सिटीजन है, ठीक है, एक, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, दो, वो जॉब या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तीन, तो लगेगी एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक्सेप्शन बेसिक कंडीशन की है। बिल्कुल सर बेसिक कंडीशन की है। तो बेसिक कंडीशन कौन सी है? आइए बताता हूं सर। बेसिक कंडीशन तो हमें भी आती है, बताओ फिर। सर बेसिक कंडीशन जो है ना वो ये है, पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज और मोर, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज 2021। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। दूसरी बेसिक कंडीशन कौन सी है? सर दूसरी बेसिक कंडीशन है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 एंड इसके साथ साथ 365 डेज और मोर इन एग्रीगेट इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। लास्ट 4 कौन से? सर ये 2021 को छोड़ दो, इसके पिछले 4 साल कौन कौन से होंगे? सर 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। यस सर, बिल्कुल सही जवाब आपने आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया है कि जो बेसिक कंडीशन है वो 2 होती है, वो ये होती है। बिल्कुल ठीक है। लोग कहता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ध्यान से सुनना, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और आप इंप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो आप एक्सेप्शन में कवर्ड हो। हमने कहा जी एक्सेप्शन में कवर्ड है, फिर क्या हो जाएगा? बोले हो ये जाएगा कि जब आप कंडीशन नंबर 2 चेक करोगे रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट निकालने के लिए, तो आपको यहां 60 नहीं पढ़ना, यहां आपको 182 डेज पढ़ना है। तो सर दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेकंड बेसिक एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन। जो पहली एक्सेप्शन है वो ये कहती है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया छोड़ के जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो जब आप उसकी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं तो जो कंडीशन नंबर 2 है जहां 60 लिखा है वहां आप 60 मत पढ़ना, वहां आप 182 डेज पढ़ना। और अब इनमें से एक को सेटिस्फाई करके आपको रेजिडेंट बनना है। ओके, तो ये है एक्सेप्शन। हां जी सर ये है। सर 60 का 182 क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या लॉजिक था कि हमें 60 का 182 करके दिया जा रहा है, लेकिन इसका लॉजिक आपको तब समझ में आएगा जब हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के टॉपिक में पहुंचेंगे, जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीख लेंगे और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पहुंचेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 60 की जगह 182 क्यों किया था। लेकिन हां, अभी आपको क्या सीखना है कि अगर कोई बंदा एक्सेप्शन में कवर्ड है तो जब हम बेसिक कंडीशन देखते हैं उसकी 2 रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए, उनमें से एक फुलफिल करनी होती है, वो सब कुछ सेम है। लोग कहते हैं सब कुछ सेम है, अभी भी आपको बेसिक पूरी करनी है, अभी भी आपको 2 में से एक ही पूरी करनी है, कोई सी पूरी करो आपकी मर्जी है। लेकिन जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसके अंदर आप 60 मत देखना, उसकी जगह 182 मान लेना। द कंडीशन सेकंड, द नंबर ऑफ डेज 60 रिप्लेस्ड बाय 182 डेज, the number of days 60 replaced by 182 days, that's it। स्टूडेंट कहता है इट्स ओके, कितनी बड़ी बात है। हम जब क्वेश्चन किया करते थे तो हम पहली कंडीशन चेक करते थे 182, अगर वो फुलफिल नहीं होती थी तो हम दूसरी चेक किया करते थे 60 एंड 365, कोई बात नहीं, अब हम 182 एंड 365 चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन सर एक बात बताऊं, इस 60 का 182 करने से इंपैक्ट क्या होगा वो समझो आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज अ स्टूडेंट। इस 60 को 182 करने में इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? सर अगर 60 के 182 हो गए तो कंडीशन नंबर 2 इररेलेवेंट हो जाएगी, बेकार। आपको कंडीशन नंबर 2 चेक करनी नहीं है,
सच बोलूं तो आप कंडीशन नंबर 2 चेक कर ही नहीं सकते, करना चाहोगे तो भी नहीं कर सकते। या तो आप पहली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बनोगे, या फिर आप पहली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बनोगे। सेकंड कंडीशन तो आप कभी फुलफिल कर ही नहीं सकते। या तो आप पहली कंडीशन को फुलफिल करके रेजिडेंट बनोगे, या फिर आप पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो नॉन रेजिडेंट बनोगे। सेकंड कंडीशन पे नहीं जा पाओगे आप कभी। स्टूडेंट कर दिया, ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सेकंड कंडीशन है वो इररेलेवेंट हो गई है? इररेलेवेंट हो गई है। ओनली फर्स्ट कंडीशन जो है वही चेक करनी है। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? मैं कह रहा हूं मुझे तो ऐसे लगता है। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, सपोज आप इंडिया में 185 डेज हो। सुनो मेरी बात, सपोज आप ड्यूरिंग द ईयर 2021, सपोज आप 2021 में इंडिया में 185 डेज हो। क्या आपने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी? हाँ सर, हमने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। क्या सेकंड को देखने की जरूरत है? नो, क्योंकि आपको दो में से एक पूरी करनी होती है। आपने पहली फुलफिल कर दी तो सेकंड देखोगे क्यों? सर बिल्कुल सही बात है। सपोज आप इंडिया में 180 डेज हो, सपोज आप इंडिया में 180 डेज हो, आप क्या होगा सर? आप पहली फुलफिल कर पाए? नहीं सर, हम पहली फुलफिल नहीं कर पाए। क्यों? 182 चाहिए, हम तो 180 है, तो पहली फुलफिल नहीं कर पाए। चलो सेकंड फुलफिल करते हैं। कैसे कर लोगे? सेकंड में अब एंट्री करने के लिए, सेकंड में अब एंट्री करने के लिए ही 182 चाहिए। आप ये वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाओगे। सर 365 तो पूरे कर लेंगे। अचार डालोगे 365 का पूरा करके। दोनों, ये एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या है? सेकंड कंडीशन तब फुलफिल मानी जाएगी जब 182 प्लस 365 दोनों फुलफिल हो। अरे ये फुलफिल कर भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो फुलफिल नहीं हो पाई। आपको दोनों फुलफिल करने, जब आप सेकंड कंडीशन पूरी करते हो, याद कर लो, तो आपको दोनों पूरी करनी पड़ती है एक साथ। ये वाले 160 एंड 365, अब वो 60 की जगह 182 हो गए। भाई साहब, सेकंड कंडीशन में जंप करने के लिए, एंटर करने के लिए, सेकंड कंडीशन का जो दरवाजा है उस कमरे में जाने के लिए आपको शुरू में बोलना पड़ेगा मैं 182 डेज इंडिया में हूं, मैं आ जाऊं। सपोज आप सेकंड कमरे के दरवाजे में जा रहे हो, आपको जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्या आप 2021 में 182 डेज इंडिया में हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं हूं, मैं आ जाऊं। वो बोले क्या लेने आ रहा है? तू फर्स्ट में चला जाता, फर्स्ट वाले दरवाजे में चला जाता। अरे भाई, दो कंडीशन है ना, दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा पहला, एक दरवाजा दूसरा। पहला दरवाजा कहता है इसमें तब आओ जब आप 182 डेज हो, दूसरा कहता है तब आओ जब 182 के साथ साथ पिछले 4 सालों में 365 हो। अरे जब मैं 182 हूं तो मैं पहले दरवाजे में चला जाऊंगा, दूसरे में जाऊंगा क्यों? और अगर मैं 182 नहीं हूं तो सेकंड वाला मुझे जाने ही नहीं देगा। मैंने समझा दिया सर आपको अच्छे से। सेकंड कंडीशन इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट। तो मैं क्या लिखूं? सेकंड कंडीशन इररेलेवेंट है, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक्ड। इफ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड तो बन जाएगा रेजिडेंट। इफ फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो क्या सेकंड चेक करेंगे? नो, ही विल बी नॉन रेजिडेंट, ही विल बी नॉन रेजिडेंट। प्लीज टेल मी, आपको एक्सेप्शन नंबर 1 क्लियर हुई या नहीं हुई? आपको एक्सेप्शन नंबर 1 क्लियर हुए नहीं? हो गए सर, हो गए। क्या है? अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो द पीरियड ऑफ 60 डेज इन कंडीशन नंबर 2, then the period of 60 days in condition number 2 shall be replaced by 182 days। तो जो 60 डेज इन कंडीशन नंबर 2 है उसे आप रिप्लेस कर देंगे 182 डेज, और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बस 60 मत पढ़ना, 60 की जगह 182 पढ़ना। प्लीज बताइए आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हां जी सर बता दो। स्टूडेंट कह रहे जी कैसे बताएं, हम तो वीडियो देख रहे हैं, मैसेज करके बता दो यार, लिख दो वो 60 वाली बात क्लियर हो गई, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब मुझे ये वाला करवाना है, ये वाला केस मैंने बोला था ना रुक के करवाऊंगा, इसमें एक स्पेशल है, इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ स्पेशल बात है, वो करवानी है। लेकिन एक बात बताऊं, ये करवाने से पहले मैं चाह रहा हूं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दूं प्रैक्टिकल। आज की क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पे स्टूडेंट की आंखें चमक जाती हैं। आहा प्रैक्टिकल, आहा प्रैक्टिकल, आऊ ओके प्रैक्टिकल हो गया है बहुत सारे। पहले क्वेश्चन करवा दूं तो एक बार ये छोड़ दो, आप ये मत देखो, पहले मैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो देखो।
आज की पूरी क्लास आपको स्लाइड पे ही देखनी है, मेरे साथ इसी के ऊपर देखनी है। तो आपको जो भी नोटिंग करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको नोटिंग करने हैं साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने अपने हाथ से मेरे साथ सोल्व नहीं किए तो आपको आएंगे नहीं। मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया। सर अगर ये इंडियन सिटीजन ना लिखा होता मैं तो भी इंडियन सिटीजन मानता, क्योंकि जो इंडिया छोड़ के जा रहा है पहले इंडिया में तो होगा, और जो नॉर्मली इंडिया में है वो इंडियन सिटीजन ही तो होगा। एक्स एक इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम 22 सितंबर 2020 फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। लो जी, पहले बताओ क्या ये क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन है? हां सर, इस क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन है। क्या वो लिविंग इंडिया है? हां सर, वो लिविंग इंडिया है। क्या वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है? हां सर, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। तो भाई आप कह सकते हो इन दिस क्वेश्चन मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। मिस्टर एक्स जो है वो एक्सेप्शन में कवर्ड हो गया है। ठीक है सर। तो मिस्टर एक्स एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम 22 सितंबर 2020 को। ही कम्स टू इंडिया ऑन 5 मई 2021 फॉर 150 डेज। सर देखो ये लाइन हमारे लिए इररेलेवेंट है, आप इस लाइन में कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो अपने रजिस्टर पर लिखते लिखते इसको ऐसे कट कर दो, भाई पढ़ना नहीं है। सर क्यों सर? सर देखिए हमारा जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। यस, अपने को सारी कैलकुलेशन यहां करनी है। वो यहां से चला गया था, कब गया था वो? सर वो 22 सितंबर 2020 को चला गया, इंडिया छोड़ के चला गया। सर वो वापस आया है अगले साल 5 मई 2021 को, और वो यहां 150 डेज रहा है। बताओ मैं क्या करूं इस चीज का? मुझे तो ये साल देखना है, मुझे तो यहां चला गया वापस। तो अगर इसी साल वो वापस आया था तो मैं शायद गिन भी लेता, बचे हुए दिन इंडिया में थे। अगर बचे हुए दिन इंडिया में होते तो मैं गिनता। इस साल तो वो इंडिया में वापस नहीं आया ना, इस साल तो वो इंडिया में वापस आया ही नहीं। तो मुझे तो यहां तक देखना है, साल के एंड तक देखना है, इसके आगे थोड़ी देखना है। तो ये डेज हमारे लिए काम के नहीं है। ये डेज हमारे लिए काम के होते अगर क्वेश्चन पूछता अगले असेसमेंट ईयर का भी आंसर निकालो। भाई अभी हम अगले असेसमेंट का आंसर क्यों निकालें? डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हमें खाली असेसमेंट ईयर इसी प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट ईयर है उसी का निकालना है। तो ये डेज हमारे लिए इररेलेवेंट है। क्लियर? डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी सर, तो आप बताइए हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दोबारा लिख दूं, मैंने रब कर दिया गलती से, दोबारा लिख देता हूं। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ठीक है सर। सर वो इंडिया छोड़ के चला गया 22 सितंबर 2020 को, यहां छोड़ के चला गया और फिर इस साल वापस नहीं आया। आपको देखने हैं वो दिन जो वो इंडिया में था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज इन इंडिया गिनना होता है। तो वो तो ये दिन थे, वो तो ये दिन इंडिया में है, ये दिन नहीं है। तो आप गिन लो कितने दिन बने। सर वो अप्रैल में इंडिया में था, मई में था, जून में था, जुलाई में था, अगस्त में था और सितंबर में था। ठीक है। अप्रैल में कितने दिन था? सर अप्रैल में 30 दिन था, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 22। सर वो 22 को तो चला गया ना, तो जिस दिन जाते हैं वो दिन भी गिनते हैं। भूल गए क्या? 1 2 3 2 5 3 6 9 12 15 2 17 175 डेज इन इंडिया। वो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में था 175 डेज, क्योंकि वो एक्सेप्शन में कवर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्सेप्शन का इंपैक्ट देख लिया था। ओनली फर्स्ट कंडीशन इज टू बी चेक्ड, क्योंकि अगर वो एक्सेप्शन में कवर्ड है तो सेकंड कंडीशन में 60 डेज तो रहेंगे नहीं, 182 हो जाएंगे। और 182 हो गए तो आपको ओनली पहली कंडीशन चेक करनी है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात है ना। पहले आपको 2 चेक करनी थी, अगर पहली पूरी नहीं हुई तो दूसरी भी चेक करो, उसके 365 भी चेक करो। अब तो कुछ नहीं करना, पहली चेक करनी है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टूडेंट कहता है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, क्वेश्चन दे तो एक्सेप्शन में देना। मैं खाली पहली कंडीशन चेक करूंगा, पूरी होगी तो मैं रेजिडेंट मान लूंगा, नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट मान लूंगा। अच्छी बात है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, आपको पता है। और एक्सेप्शन में हमें पहली कंडीशन चेक करनी होती है, ये भी आपको पता है।
और पहली कंडीशन 182 होते हैं, ये भी आपको पता है, और ये 175 डेज है, ये भी आपको पता है। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये भी आपको पता है। तो क्या बन गया सर? ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। बिल्कुल सही जवाब, ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। देख लो लिखते कैसे हैं। 21-22 में, प्रीवियस 19-20, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 22, टोटल 175 डेज। एज मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। तो पहले आपको लिखना है मिस्टर एक्स जो है वो कवर्ड है अंडर एक्सेप्शन, एंड डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, एंड देयरफॉर मिस्टर एक्स इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। देखो, सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट रेलेवेंट, लिख सकते हो आप। सेकंड बेसिक कंडीशन is irrelevant and therefore no need to check, no need to check। तो x जो है वो एक्सेप्शन में कवर्ड है और वो सेटिस्फाई नहीं करता है फर्स्ट बेसिक कंडीशन, और सेकंड चेक करनी नहीं है क्योंकि वो इररेलेवेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट है, ही इज नॉन रेजिडेंट। हाँ जी, मजा आया पहले क्वेश्चन करके? बोलो बोलो बोलो। यस सर, आ गया। बस मजे की ही जिंदगी है। वापस आ जाओ। अब आ जाओ अब यहां पे। एक बार मैं आपको पहली कंडीशन पढ़ा देता हूं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा? इन दिस केस द पीरियड ऑफ 60 डेज इन कंडीशन नंबर 2 अबव शैल बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। ठीक है सर, लेकिन साथ में लिखा है और एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। ये एक्चुअली इसका नाम होता है फॉरेन बाउंड इंडियन शिप, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। हाँ, हम इंडियन शिप बोल देंगे, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप। तो या तो कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको आ गया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर कोई मेंबर ऑफ क्रू है किसी फॉरेन बाउंड इंडियन शिप का और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो शिप के अंदर जा रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे क्या? आंसर तब भी सेम है। इन दिस केस ऑल्सो द पीरियड ऑफ 60 डेज इन कंडीशन नंबर 2 अबव शैल बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। अगर कोई क्रू का मेंबर है और वो कैप्टन है शिप का या क्रू का मेंबर है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो हम उसमें एम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं है क्योंकि वो शिप के अंदर जा रहा है, वो शिप भी उसकी एम्प्लॉयमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। क्रू का मेंबर है ना, क्रू है, तो भी 182 डेज माने जाएंगे सेकंड कंडीशन में 60 की जगह। तो सर इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल है इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन 2 डाली गई लॉ में। एक्सप्लेनेशन 2, ये एक्सप्लेनेशन 1 है जो 2 एक्सेप्शन को डिफाइन करती है, और ये जो क्रू वाली बात है ना, मेंबर ऑफ क्रू शिप वाली बात, इसको एक्सप्लेन उन्होंने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में किया है। वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सेक्शन 61, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज, जो आप ऊपर पढ़ रहे हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की जो सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ किसी फॉरेन बाउंड शिप का, फॉरेन बाउंड इंडियन शिप का क्रू का मेंबर है एंड वो लिविंग इंडिया, तो उसका जो पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है, जो उसने इंडिया में कितने दिन बताए, ये जो आपको कैलकुलेट करना है ना, डिटरमाइन करना है, वो इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन करना है। मतलब अगर कोई क्रू का मेंबर है और वो शिप में जाता है तो वो इंडिया में कितने दिन रहा, ये बात कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हम अलग से मैनर बताएंगे, इसके लिए हम अलग से रूल बताएंगे। मैनर का मतलब होता है, जब भी लिखा होता है ना डिटरमाइन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब होता है रूल बताएंगे। रूल हम इनकम टैक्स में रूल बनाएंगे और रूल के अंदर बताएंगे कि उसके नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कैसे कैलकुलेट करने हैं। मैं एक बात बता दूं, वहां पर भी हम 60 को 182 में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो इंडिया में कितने दिन रहा, ये कैसे निकालने हैं, वो हम आपको अलग से बताएंगे। स्टूडेंट कहता है इसमें क्या खास बात है, इंडिया में कितने दिन रहा, जितने दिन इंडिया में रहा उतने दिन इंडिया में रहा, इसमें एक अलग क्या है? अलग है, अलग है, इंतजार करो, अलग है। इंपॉर्टेंट टू नोट, सुनो। उसके बाद क्या हुआ? सीबीडीटी। सीबीडीटी आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हो। सीबीडीटी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना इंडिया के अंदर, उनका जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, बोर्ड है, उसको सीबीडीटी कहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ
फॉरेन बाउंड शिप लीविंग इंडिया। तो सीबीडीटी कहते हैं हम बताएंगे। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 70/2015। याद नहीं करना कुछ भी, ये सब कुछ भी याद नहीं करना, ये सब कुछ भी याद नहीं करना। पहले समझा रहा हूं डिटेल में समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा क्या याद करना है। नोटिफिकेशन नंबर निकाला 70/2015। उसमें लिखा कि जो डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है इस बंदे का, वो कैसे करेंगे वो हम रूल में बताएंगे। इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा था हम रूल में बताएंगे, और रूल 126 में बताएंगे। और फिर उन्होंने रूल 126 निकाला। अकॉर्डिंग टू रूल 126, अगर कोई इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड साथ में मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द शिप है, द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एलिजिबल वॉयज। एलिजिबल वॉयज होता है लॉन्ग जर्नी, वॉयज होता है लॉन्ग जर्नी। वो शिप में लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है, शिप में लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है। एलिजिबल वॉयज का मतलब होता है लॉन्ग जर्नी। यहां लिखा है नॉट इंक्लूड द पीरियड, इंडिया में नहीं गिनने। कौन से पीरियड नहीं गिनने? कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप by the said individual for the eligible voyage and ending on the date enter into the continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship in respect of such voyage। स्टूडेंट कहते हैं हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर मैंने प्रॉमिस किया है मैं बताऊंगा तो बताऊंगा। पहले समझो। हम नंबर 1 हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप। ठीक है सर, इसकी बात कर रहे हैं। सर देखो, ये मान लीजिए इंडिया है। स्टूडेंट कहता है जी इंडिया जैसा लग नहीं रहा, तो मान लो मैंने लिख दिया इंडिया। ये मान लीजिए मुंबई कस्टम पोर्ट है, मुंबई कस्टम पोर्ट। थोड़ा समझना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना पड़ेगा। मुंबई कस्टम पोर्ट है, यहां पे शिप खड़ी है। अब लग तो आपको ये शिप जैसी भी नहीं रही होगी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। यहां पे ये शिप खड़ी है, और अब ये शिप जो है एक वॉयज पे जाने वाली है, लॉन्ग जर्नी पे जाने वाली है। और जो मिस्टर एक्स है, वो जो ये बंदा मिस्टर एक्स है, वो इस शिप का क्रू का मेंबर है। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, बिल्कुल क्लियर होगा, ध्यान सुनना। वो इस शिप के क्रू का मेंबर है। शिप थोड़ी बड़ी कर देता हूं। वो इस शिप के क्रू का मेंबर है। ठीक है सर। अब वो इस शिप में ज्वाइन करेगा। ये शिप लॉन्ग जर्नी पे जाने वाली है, इससे पहले वो इंडिया में था। ठीक है, अब वो शिप जाने वाली आगे, तो इस शिप में ना इसे एक सीडीसी मिलेगा। सीडीसी एक सर्टिफिकेट है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसे एक सीडीसी मिलेगा। जब ये शिप को ज्वाइन करेगा तो इस सीडीसी के ऊपर ये साइन इन करेगा, साइन इन बोलते हैं इसको। वो साइन कर देगा। साइनिंग करेगा ज्वाइनिंग के लिए। साइन इन का मतलब है फॉर ज्वाइनिंग के लिए साइन इन करेगा, और इस शिप में बैठ जाएगा क्योंकि क्रू का मेंबर साथ जाएगा। और जब ये शिप से उतरेगा ना, तो ये इस सीडीसी के ऊपर साइन ऑफ करेगा। मेरी बात सुना है? एक बंदा है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड मेंबर ऑफ क्रू शिप है, क्रू ऑफ इंडियन शिप है। वो उस शिप में जा रहा है। जाते समय वो क्या करता है? पहले साइन करता है, और जब वो शिप से वापस आएगा, उतरेगा, तब भी साइन करेगा। जाने को कहते हैं साइन इन करना, और उतरने को कहते हैं साइन ऑफ करना। सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, सीडीसी को। लो कहता है जिस दिन इसने साइन इन किया इस शिप में बैठने के बाद, और जिस दिन ये साइन ऑफ करेगा, ये दोनों दिन इंडिया में नहीं गिनने। यहां से लेकर यहां तक इंडिया में नहीं गिनना। यहां से लेकर यहां तक उसका स्टे इंडिया में नहीं गिना जाएगा। यहां से लेकर जहां से साइन इन करेगा और फिर वापस आएगा, साइन ऑफ करेगा, इतने पीरियड को इंडिया में नहीं गिनेंगे। स्टूडेंट कहते तो ऑफ कोर्स वो पानी में आ गया, वो निकल रहा है इंडिया से बाहर, तो क्यों गिनेंगे? रीजन है। सुनो। मान लो ये मुंबई कस्टम पोर्ट है। ये 9 अक्टूबर को इस शिप में बैठ गया। एग्जाम्पल के लिए 9 अक्टूबर को शिप में बैठ गया। ठीक है,
9 अक्टूबर को बैठ गया, लेकिन ये शिप यहां से और 9 अक्टूबर को इसने साइन इन कर दिया, साइन इन कर दिया। अभी वो इंडिया में है। मैं बता दूं, जो पानी, जो इंडिया का पानी है, जो इंडिया के साथ लगता हुआ पानी है, वो 12 नॉटिकल माइल तक हमारा इंडिया माना जाता है। मतलब अराउंड 22 किलोमीटर तक का पानी हमारा इंडिया का होता है। अभी ये इंडिया में ही है, इंडिया से गया नहीं, अभी शिप में बैठा है, ये इंडिया के अंदर ही माना जाएगा। अभी 9 अक्टूबर को ये शिप में बैठा है, इसने साइन इन कर दिए, साइन इन कर दिए 9 अक्टूबर को। ये शिप यहां से चला 20 अक्टूबर को। 11 दिन तक ये शिप यहीं खड़ा रहा, 11 दिन तक ये शिप यहीं खड़ा रहा। 20 अक्टूबर को ये फाइनली इंडिया से बाहर हुआ। ये शिप चला 20 अक्टूबर को और फाइनली इंडिया से थोड़ी देर में बाहर हो गया। आप बताओ उसका पीरियड ऑफ स्टे आप इंडिया में कब तक गिनोगे? 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर से उसका गिनना बंद कर दोगे या 20 अक्टूबर से गिनना बंद करोगे? मतलब वो इंडिया में कब तक था? 9 अक्टूबर तक था या 20 अक्टूबर तक था? दैट इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज, जिस दिन उसने साइन इन किया उस दिन से लेकर साइन ऑफ करने तक वो इंडिया में नहीं गिना जाएगा। द डेट व्हेन ही साइन इन एंड द डेट व्हेन ही साइन ऑफ, इसके बीच का ड्यूरेशन इंडिया में नहीं गिना जाएगा। हालांकि वो इंडिया में खड़ा है, शिप इंडिया के अंदर ही खड़ा है, शिप इंडिया में ही खड़ा है, लेकिन 9 अक्टूबर को उसने साइन इन कर दिया था। 9 अक्टूबर से लेकर जब तक वो वापस साइन ऑफ नहीं करता, हम उसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में नहीं गिनेंगे। एक्चुअली मेरे रूल 126 यही कहना चाह रहा है। देखो दिखाता हूं आपको। अब आप सारी बातें भूल जाओ, रूल 126 पढ़ो। अकॉर्डिंग टू रूल 126, इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड मेंबर ऑफ क्रूज शिप भी है, द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया को कैसे निकालेंगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूड वॉयज, नॉट इंक्लूड, क्या नहीं गिनना? द पीरियड, कौन सा पीरियड? जो कमेंसिंग होता है फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू सीडीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, उस दिन से नहीं गिनना, नहीं गिनना, नॉट टू इंक्लूड, नहीं गिनना, इंडिया में नहीं गिनना। कहां से? कहां से? कमेंसिंग, कमेंसिंग, जहां से कमेंस हो रहा है। क्या कमेंस हो रहा है? वो दिन जब उसने उस जो सीडीसी है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर साइन किया है। कब तक नहीं गिनना? कब तक नहीं गिनना? एंड एंडिंग, यहां तक नहीं गिनना, ऑन द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइन ऑफ, जब वो उसके ऊपर साइन ऑफ करेगा वहां तक नहीं गिनना, वहां तक नहीं गिनना। हाँ जी सर बताइए प्लीज, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बड़ा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दो। बिल्कुल करवाऊंगा, ये रहा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, फिर करेंगे हम। मिस्टर विजय is an Indian citizen and a member of the cruise ship of a Singapore bound Indian ship, foreign bound Indian ship। ठीक है, तो आपको पता लग गया ये एक्सेप्शन वाला केस है, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है और मेंबर भी है क्रू का, तो ये एक्सेप्शन वाला केस है। शिप इज इंगेज्ड इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक, कोई बात नहीं। डिपार्चरिंग फ्रॉम गुजरात पोर्ट, गुजरात पोर्ट से जाएगी 10 जून 2020 को। ठीक है, फॉलोइंग डिटेल प्रीवियस 2021 की है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर विजय फॉर असेसमेंट डेट 2021, अज्यूमिंग दैट इज स्टे इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज 365 डेज। अज्यूम कर लो पिछले 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में था। क्या फर्क पड़ता है? बेकार की बात है, ये काम का ही नहीं है, क्योंकि अगर वो पिछले 4 सालों में इंडिया में नहीं भी था तो भी क्या फर्क पड़ता है? हमें तो खाली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। आपको याद होगा जब कोई इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रूज शिप है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो हम सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करते, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं 182 डेज, क्योंकि सेकंड कंडीशन में 60 की जगह 182 हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। जो उस दिन उसने एंटर किया सीडीसी में वो मिस्टर विजय 10 जून का दिन था, और जो साइन ऑफ किया एंड ज्वाइनिंग द शिप 10 जून, और साइन ऑफ कब किया? 10 दिसंबर। सर देखो हमारा साल होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, मैं सही कह रहा हूं? सर उसने शिप को ज्वाइन कब किया? सर उसने ज्वाइन किया 10 जून 2020।
साइन ऑफ कब किया सर? 10 दिसंबर 2020। तो सर ये पीरियड इंडिया में नहीं गिनना, उसका ये पीरियड इंडिया में नहीं गिनना, ये तो इंडिया में था और ये भी इंडिया में ही है, क्योंकि जब वो साइन ऑफ कर रहा है इसका मतलब वापस आ गया, साइन ऑफ कर रहा है मतलब वापस आ गया। ये मिस्टर आनंद गलती से लिखा गया, या मिस्टर विजय कर लो, मिस्टर विजय कर लो इसको। तो ये देखो ये दिन इंडिया में गिने जाएंगे। बस इसमें मेन चीज क्या है, जिस दिन उसने साइन इन किया और जिस दिन उसने साइन ऑफ किया उतना पीरियड इंडिया में नहीं गिनना। और ये 10 तारीख भी नहीं गिननी और ये वाली 10 तारीख भी नहीं गिननी। क्यों? द डे ही साइन इन, वो दिन भी नहीं गिनना, कमेंसिंग फ्रॉम द डे, उस दिन से नहीं गिनना। ओके, तो कर लेते दिन। अप्रैल में इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था। अप्रैल में 30 दिन था, मई में 31 और जून में 10 को चला गया था, तो 9 दिन इंडिया में था। फिर दिसंबर में वापस आया, तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 31 में 10 दिन निकाल दो तो 21 दिन इंडिया में था। जैन में फिर 31 दिन, फेब में 28, मार्च में 31, ये दिन इंडिया में बनेंगे। 1 और 9 10, 11 12, 8 20 और 1 21, 2 आ गया। 3 6 8 11 13 15, 3 6 2 8 3 11 2 13 और 3 15 और 2 17, 171 डेज वो इंडिया में है। 171। क्या पिछले 4 साल की इंपॉर्टेंस आएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर्ड है। ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। देखो कैसे बनाया। इन दिस केस मिस्टर विजय एन इंडियन सिटीजन एज वेल एज मेंबर ऑफ क्रू शिप इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। कवर्ड अंडर एक्सेप्शन बिकॉज वो क्रू का मेंबर है, तो कवर्ड है। So he would be resident in India if he stayed in India for 182 days or more. तो वो इंडिया में तभी रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो इंडिया में 182 डेज रहा है तो। नाउ नंबर ऑफ डेज, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 9, दिसंबर में 21, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, 181। दोबारा चेक कर लूं, 1 और 9 10, 11 12, 8 20 और 1 21, 1 आएगा, 2 बन गए। 3 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16 और 2 18, सॉरी 181 ही बनेगा, मेरी कैलकुलेशन वहां पे गलत हो गई, कोई बात नहीं। 181 डेज। सो मिस्टर विजय इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सो मिस्टर विजय इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सो गाइस, मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन नंबर 1 कंप्लीट कर दी। यस, मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन नंबर 1 कंप्लीट कर दी। एक्सेप्शन नंबर 1 को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, पूरी तरह से कंप्लीट। आई हैव डन इट। इसके बाद मुझे एक्सेप्शन नंबर 2 स्टार्ट करनी है। हाँ जी, एक्सेप्शन 1 कंप्लीट कर दी। अब आ जाइए एक्सेप्शन नंबर 2 पर, ये रही। और इसी एक्सेप्शन नंबर 2 में अमेंडमेंट है। इसी एक्सेप्शन नंबर 2 में अमेंडमेंट है। वो क्या अमेंडमेंट है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो हम पढ़ेंगे पीपीटी से। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो हम पीपीटी से शुरू करेंगे। यस, एक्सेप्शन नंबर 2, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिस तरह से ऊपर वाली एक्सेप्शन 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल थी, ये भी 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड ही इज कमिंग टू इंडिया, वो इंडिया में आता है फॉर विजिट। ऊपर वाली एक्सेप्शन में सिटीजन ऑफ इंडिया था, यहां भी सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वहां जाता है इंडिया से बाहर, यहां इंडिया में आता है। वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, यहां विजिट पर्पज के लिए आता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज, वो इंडिया में विजिट पर्पज के लिए आता है, तो लोग कहता है क्या होगा सर, अमेंडमेंट आने से पहले यही कहता था लोग कि द पीरियड ऑफ 60 डेज शैल बी रिप्लेस्ड बाय, अगर मैं अर्लियर बात करूं इस अमेंडमेंट से पहले, जो अभी अमेंडमेंट करवाने वाला हूं आपको, उससे पहले हम बोलते थे अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मैं बताऊंगा सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, दोनों बताऊंगा। ऊपर मैंने आपको सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है बताया नहीं, लेकिन अब बताऊंगा। सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अब जो भी होते हैं,
अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आते हैं विजिट के लिए, विजिट पर्पज का मतलब क्या ये बताऊंगा। तो लिखा था, किसी जमाने में लिखा था, द पीरियड ऑफ 60 days इन कंडीशन नंबर 2 shall be replaced by 182 days। बिल्कुल सेम, मैं कहूंगा बिल्कुल सेम। दो एक्सेप्शन है, अगर आप इंडिया से जाते हो, आप सिटीजन हो, आप इंडिया से जा रहे हो, इंप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, तो आपको ओनली ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी। एंड सेम टू सेम मैं बोलता था सेकंड एक्सेप्शन के लिए, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो एंड यू आर कमिंग टू इंडिया, आप इंडिया में आ रहे हो एंड यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज, तो आपको फिर से ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी, क्योंकि यहां पर भी वही हो जाएगा 182 और 60 प्लस 365 और ये 60 कन्वर्ट हो जाएंगे 182 में, तो प्रैक्टिकली ये कंडीशन इररिलेवेंट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट कंडीशन इज टू बी चेक्ड। बिल्कुल, मतलब मैंने आपको देखा जाए दोनों एक्सेप्शन करवा दी, अगर पुराने जमाने की बात करूं, अमेंडमेंट आने से पहले की बात। बस मैं कहता था ये दो मतलब बता देता हूं, एक विजिट बता देता हूं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार एक अमेंडमेंट है, वो मैं लिख रहा हूं, एक और कंडीशन है, कह रहा है हिज टोटल इनकम, ये सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भी, इन दोनों में से कोई भी जो इंडिया में आ रहा है, विजिट पर्पज के लिए आ रहा है, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। अब अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को आपको एक बार याद करना पड़ेगा, लेटर ऑन हम समझेंगे। उसकी जो भी टोटल इनकम है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर, वो 15 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 15 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो हम बोलेंगे द पीरियड ऑफ 60 days इन कंडीशन नंबर 2 शैल बी रिप्लेस्ड बाय 182 days। अब क्या लॉ बन गया, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, चलो मैं एक बार इसके कंटेक्स्ट में बोलता हूं, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख से एक्सीड नहीं करती है, वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो हम 60 days की जगह कन्वर्ट कर देंगे 182 days। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सर पहला क्वेश्चन है, सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? सर सिटीजन ऑफ इंडिया होता है जिसके पास, अब मैं फेस टू फेस क्लास में क्वेश्चन पूछता होता हूं, क्या मस्त मस्त आंसर आते हैं। सर जिसके पास इंडिया का आधार कार्ड हो, मतलब जिसका आधार कार्ड है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। सर जिसके पास फेसबुक आईडी हो, क्या क्या बोलते हैं, मैं बताऊं, सिटीजन ऑफ इंडिया होता है जिसके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट हो, जो एलिजिबल हो फॉर वैलिड पासपोर्ट। मतलब जैसे मान लो मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, भाई मुझे इंडिया से बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं इंडिया में खुश हूं, मैं क्यों जाऊं बाहर, तो मैं क्या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हूं? बिल्कुल हूं, मैं आई एम एलिजिबल फॉर इंडियन पासपोर्ट, इसलिए मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। जो एलिजिबल फॉर इंडियन वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, हम उसे सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, पहले ये समझ लो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है ये मैं बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर, इसका मतलब सबसे लास्ट में बताऊंगा। सिटीजन ऑफ इंडिया क्लियर हो गया? हाँ जी सर, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है या जो इंडियन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है, उसे हम बोलते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। सही है। अब सिटीजनशिप की कौन कौन सी कंडीशन होती है, वो सिटीजनशिप एक्ट में पढ़ाई जाती है, हम थोड़ी पढ़ेंगे, पागल थोड़ी हम। तो सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट कहता है एक बात बताओ, सिटीजन ऑफ इंडिया वो इंडिया में आ रहा है, ये क्या बात हुई, क्यों नहीं हुई? सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही इज नॉर्मली रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, आ इंडिया में रहा है घूमने के लिए, विजिट के लिए आ रहा है इंडिया के अंदर। सर जो बंदा बाहर रह रहा है वो वहां का सिटीजन नहीं होगा, कोई जरूरी थोड़ी है। आपको पता है दुबई और जितने भी गल्फ कंट्रीज है, कतर, मेरा फ्रेंड है एक पंकज गिरधर, ही इज इन कतर, वो आज भी इंडियन सिटीजन है। वहां की कंट्री के लोग जो है, वहां की जो कंट्री है, वो इंडियन लोगों को, यहां के जो गए लोग उनको सिटीजनशिप देती नहीं। वो पिछले 15 साल से वहीं रह रहा है, 10 साल से वहीं रह रहा है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 10-15 साल से वहीं रह रहा है, लेकिन वो आज भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। एंड ही इज रिजाइडिंग इन कतर, ही इज रिजाइडिंग इन दुबई एंड स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया। जब तक आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती आप इंडियन सिटीजन हो। और कई कई केस में तो डबल सिटीजन होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। हमें ड्यूअल सिटीजन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है। मेरा फ्रेंड पंकज गिरधर जो कि इस वक्त कतर में है, कतर एक कंट्री है, गल्फ कंट्री है, वहां पे है, ही स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया। वो जब इंडिया में आता है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, कोई काम के लिए, तो हम बोलते हैं ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस।
तो सर एक क्वेश्चन ये माइंड में मत लेगा ना कि अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया में है और वो इंडिया में आ रहा है, ये कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मेरा दोस्त है, वो यूके में रह रहा है पिछले 15 साल से। मेरा एक फ्रेंड है रोमिल, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स, ही इज स्टिल नॉट सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसे नहीं मिली सिटीजनशिप वहां की, वो नहीं दे रहे अभी तक उसे इंडियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। ही इज स्टिल सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अभी भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड ही इज रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। कभी कभार इंडिया में आता है, तो ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज कमिंग टू इंडिया एंड ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज। एंड अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख से कम है, तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाएगा और हम उसके 60 डेज की जगह 182 डेज देखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विजिट पर्पज का मतलब क्या है? सर विजिट पर्पज का मतलब आप बताओ, बताओ, अरे बताओ ना विजिट पर्पज का मतलब। सर विजिट का मतलब घूमने फिरने आया हो। अच्छा, और आप फेस टू फेस क्लास में पढ़ाता हूं ना, वहां स्टूडेंट के आंसर सुनो क्या कहते हैं। सर विजिट पर्पज का मतलब है वो शादी के लिए आया है इंडिया में, कोई कहता है वो लड़की देखने आया है, कोई कहता है वो फेसबुक फ्रेंड से मिलने आया है, कोई कहता है वो बिजनेस पर्पज से आया है, कोई कहता है वो अपने काम से आया है, कोई कहता है वो पेरेंट्स से मिलने आया है। सारे के सारे मतलब सही है, इस बार बिल्कुल सही है, मैं नहीं बोलूंगा गलत है, एब्सोल्युटली राइट। विजिट पर्पज का सिर्फ एक मतलब होता है, ही इज कमिंग इंडिया फॉर गोइंग बैक। वो इंडिया में आया है वापस जाने के लिए, पर्पज इज नॉट रेलेवेंट। आप सर हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में? सर वहां लिखा होगा ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर 300 डेज, इसका मतलब क्या है? सर वो 300 दिन के बाद वापस जाएगा, इसका मतलब वो विजिट के लिए आया है। यहां पर लिखा ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर 189 डेज, ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट पर्पज, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। सर विजिट का एक ही मतलब होता है वापस जाने के लिए, ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर गोइंग बैक, वापस जाएगा। देखो आपको एक फनी एग्जांपल के साथ समझाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड मोर। लड़की की शादी होती है ना, लड़की की जब वो ससुराल जाती है, तो बताओ वो विजिट पर्पस के लिए जा रही है या परमानेंट पर्पस के लिए? लड़की 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 अपने घर से ससुराल, सर परमानेंट, वो विजिट नहीं है। हाँ, उसके माँ बाप उसे कह के भेजते हैं, बेटा डोली तो तुम्हारी हमारे घर से उठ रही है, लेकिन अर्थी का हिसाब किताब अगले घर से ही देख लेना, हमारे घर की तरफ मत देखना। होता है ऐसा। लेकिन जब लड़का ससुराल जाता है, लड़का भी तो ससुराल जाता है मिलने के लिए भाई, अपनी बीवी के साथ जाता है, कोई राखी का त्योहार है या कोई और चीज है तो वो अपनी बीवी को ससुराल लेके आता है। बताइए वो विजिट है या परमानेंट? सर वो तो विजिट है। अब पता क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, बड़ी वैसे जोक है, मतलब मैं बोल देता हूँ, मेरा फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी नई नई शादी हुई, और शादी नई नई होती है तो उसकी शादी हुई, तो वो ना शुरू में अपने ससुराल जा नहीं पाया बिजनेस की वजह से। 6 महीने बाद वो पहली बार ससुराल गया, 6 महीने बाद अपनी वाइफ को ले गया, तो भाई ससुराल वाले बड़े खुश, दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं। वो भी हैरान, भाई यार इतनी मतलब इतनी खातिरदारी। तो भाई अब उसे जैसे बथुआ पसंद है मान लो, तो बथुए के परांठे बन रहे हैं, बथुए की सब्जी बन रही है, बथुए का सब रायता बन रहा है। भाई दामाद जी को बथुआ पसंद है तो हर चीज, बथुआ एक होता ना सब्जी होती है, मतलब कुछ होता है ऐसा आप देख लेना यार, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने एग्जांपल दे दी बथुए की, आप आलू मान लेना, किसी को बथुआ क्लियर ना हो क्या होता है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हमारी क्लासेस देखते हैं, कोई बेचारा तेलंगाना में बैठा है वो कह रहा है ये बथुआ क्या होता है जी, जो भी होता है आलू के परांठे मान लो, आलू के परांठे पसंद है, आलू की सब्जी बन रही है, आलू के सब कुछ रायता बन रहा है। भाई उसे मजा आ गया, वो वहां पे रहना शुरू कर गया। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो जाने का नाम ही ना ले। तो एक दिन सास आई, उसकी सासू माँ कहती, अब अच्छा वो ना हरियाणा का था, हरियाणा का, मुझे लैंग्वेज आती नहीं हरियाणा की, लेकिन मैं ट्राई करूंगा बोलने की, ठीक है। वो हरियाणा का था, तो सासू माँ कहती जी आप वापस कब जाओगे? थे वापस कब जाओगे? बोला जी वापस कब जाओगे? बोले लोग क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? बोले लोग क्या कहेगा? क्या मतलब लोग क्या कहेगा? बोले जी आपको 10 दिन हो गए यहां पे रहते हुए, लोग क्या कहेगा? बोला थारी छोरी मारा घर 6 महीने से रह रही है। बोली वो तो ब्याह के गई थी। बोला मैं फूक क्या गया था? बताओ भाई, वो ब्याह के गई थी तो क्या मैं ऐसे ही गया था? भाई सीधी सी बात है, लड़का जब ससुराल जाता है तो उसकी वापसी की टिकट पहले होती है कि वापस जाना या ना आपको। तो लड़का जब ससुराल जाता है तो हम बोलते हैं विजिट के लिए गया। हाँ मुझे पता आपके माइंड में वो घर जमाई वाली बात आ रही होगी, वो एक्सेप्शन मान लो अब भाई, अब उसकी बात मत छेड़ना। ओके, तो विजिट पर्पस का मतलब है यू आर कमिंग टू इंडिया फॉर गोइंग बैक। सिटीजन ऑफ इंडिया बता दिया मैंने आपको कौन होता है, एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, ये और बता दूं, फिर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा।
पर सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में आता है विजिट के लिए तो पीरियड ऑफ 60 डेज कन्वर्टेड इनटू 182 डेज, इंपैक्ट वही सेम रहेगा। कंडीशन नंबर सेकंड इररिलेवेंट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट कंडीशन इज टू बी चेक्ड, अगर वो सेटिस्फाई करेगा रेजिडेंट, अगर वो नहीं करेगा तो नॉन रेजिडेंट। आई होप यहां तक क्लियर है। यस सर। अब क्वेश्चन है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं फेस टू फेस बैच में कि आप बताओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं बताते, वो बताते जरूर हैं, चाहे उन्हें ना आता हो, चाहे उन्हें कभी नाम भी ना सुना हो, लेकिन वो बताएंगे जरूर। ये इंडियन स्टूडेंट का हिडन टैलेंट है। उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो जवाब जरूर देंगे, वो पता नहीं कैसे कैसे जवाब देंगे। बैच में इतने सारे आंसर आ जाते हैं, कभी कभी लगता है मैं जो याद करके आया हूं वो ना भूल जाऊं। आई मीन जो मैंने सीखा हुआ कहीं वो ही ना भूल जाऊं। इन्होंने इतने सारे आंसर दे दिए। जो इंडिया में पैदा हुआ, जो इंडिया में जॉब करता है, एक ने तो हद कर दिया जो इंडिया में रोज ना आता है। बताओ कैसी कैसी बातें कर दी। आधा इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बन पाएगा ऐसे बोलोगे तो। हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है मैं वो बताता हूं। पहली बात आप समझो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जो कमिंग टू इंडिया, इंडिया में आ रहा है, मतलब ये भी इंडिया से बाहर ही रहता है, फॉरेन कंट्री में। देखिए सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। अगर आपको किसी भी पर्सन का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चेक करना है कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं है, तो आप उससे 3 क्वेश्चन पूछो। 3। अगर उसने उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया यस, तो वो आदमी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और अगर वो तीनों क्वेश्चनों का जवाब देता है नो, तो वो आदमी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। जैसे मेरा दोस्त पंकज गिरधर, मैंने आपको बताया ही इज इन कतर, वो ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज डूइंग जॉब इन कतर। बहुत अच्छा पैकेज है उसका, बहुत मस्त लाइफ जी रहा है वो वहां पे। तो वो इंडिया में आया, मैंने बोला भाई, वो बोला भाई मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं या नहीं हूं। मैं कहा 3 क्वेश्चन मैं तेरे से पूछूंगा, तू 3 क्वेश्चनों के जवाब देगा, तीनों में से अगर तूने एक भी हां कह दिया तो तू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। बोला पूछ। तो मैंने कहा मैं पूछता हूं तुमसे, ये रहे तीनों क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम खुद, मैंने पंकज गिरधर से बोला, आपको भी, आप अपने आप से पूछो, आप भी अपने आप से पूछो कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या नहीं हो। जिसका भी चेक करना हो, जो भी बंदा आपसे पूछे कि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं या नहीं हूं, आप उससे 3 क्वेश्चन पूछ लेना। जब भी कोई पर्सन इंडिया में आता है विजिट के लिए, हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी हां कह दे, हम मान लेते हैं वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पंकज गिरधर से पूछ रहा हूं, आप अपने आप से पूछो, किसी से पूछो। मैंने कहा पंकज यार एक बात बता, क्या तू खुद 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुआ था? क्या तू खुद 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुआ था? बोला गला पकड़ लूंगा तेरा, पागल हो गया, तेरी एज का हूं मैं, हम अभी 16-16 साल के हैं। आई मीन ठीक है यार, आई एम ऑल्सो 16 प्लस, बाप रे 16 प्लस, आई एम ऑल्सो 16 प्लस, 16 साल प्लस है, प्लस कितने महीने प्लस है वो क्यों बताऊं। ओके, तो मैंने बोला भाई कह रहा यार मैं कहा 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में पैदा होता, पागल हो गया। मैंने कहा यार सॉरी, तेरा आंसर ना है ना? बोला ऑफ कोर्स नो है। मैं कहा ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या तेरे मम्मी या पापा में से कोई भी एक 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए थे? बोला नो, मेरे मम्मी पापा भी 15 अगस्त 1947 के बाद ही पैदा हुए थे। मैंने कहा ओके। तीसरा क्वेश्चन, क्या तेरे दादा दादी या नाना नानी 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए थे? इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है जहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है। भूटान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये 3। कराची में पैदा हुए हो, लाहौर में पैदा हुए हो, दिल्ली में पैदा हुए हो, कहीं भी। तो बोला हाँ यार मेरे तो दादा दादी नाना नानी चारों ही यहां पैदा हुए थे। मैंने कोई एक भी पैदा हुआ हो? बोला हाँ पैदा हुए हैं। तो मैंने कहा तू है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जो 15 अगस्त, जो खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई एक या दादा दादी नाना नानी में से कोई एक, इनमें से कोई भी एक अगर 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ हो, तो जो बंदा विजिट पे आया है, जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे तू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। सर देखना तो यहां देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मिस्टर एक्स यूके में बोर्न है, एक्स यूके में बोर्न है। मिस्टर एक्स इंडिया में आ रहा है, हमने से पूछा, बोला तू कहां पे बोर्न हुआ है? बोला यूके में। हमने बोला तेरे फादर?
बोला वो ऑस्ट्रिया में बोर्न हुए, ऑस्ट्रिया। मदर बोला वो रशिया में बोर्न हुई है। अब आप ये गैस मत करना ये मिले कैसे, इनकी सेटिंग कैसे, मतलब ये आपस में मिले कैसे, ऐसे गैस मत करना। तो एक्स कहता है जी मैं तो खुद यूके में बोर्न हूं, मेरे फादर ऑस्ट्रिया में बोर्न है, मेरी मदर रशिया में बोर्न है। अच्छा, बस यहीं तक चेक करें, आगे आगे दादा दादी नाना नानी चारों चेक करने होते हैं। दादा कहां बोर्न हुए हैं? बोला जी वो तो जापान में बोर्न हुए हैं। दादी बोला वो चाइना में। अब एक्स की शक्ल इमेजिन मत करो, कोरोना वायरस जैसी शक्ल हो गई इसकी। तो दादा जापान में पैदा हुआ है, दादी चाइना में पैदा हुई है। नाना कहां पैदा हुए? बोला नाना मेरा यूएस में पैदा हुए हैं। अच्छा, नानी, नानी लास्ट रह गई, बता दे। बोला ये नानी मतलब एमजीएफ मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना बोलते हैं। मदर के फादर को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर की मदर को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडमदर। बोली वो लाहौर में पैदा हुई थी 1941 में। यस मिस्टर एक्स, तू है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मिस्टर एक्स इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कैसे सर? हमें चेक क्या करना है? खुद नहीं, पेरेंट्स में से कोई एक नहीं, दादा दादी नाना नानी में से कोई एक। यस, उसकी नानी जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुई थी। लाहौर तो वो पाकिस्तान में है, वो इंडिया में ही है, मतलब इंडिया में था, भारत का ही हिस्सा था। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था उस टाइम 1947 से पहले। तो यस 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 लाहौर में पैदा हुई है। तो इसकी वजह से जब एक्स इंडिया में घूमने आएगा तो हम एक्स को बोलेंगे मिस्टर एक्स यू आर डीम्ड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। सर मैं बता दूं, आई एम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, बिकॉज मैं खुद 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरे मम्मी पापा में से भी कोई भी एक 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न नहीं हुए थे। लेकिन मेरे दादा दादी और नाना नानी चारों ही 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न थे। इसलिए मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाऊंगा। लेकिन डू यू नो, मेरा सन, मेरा बेटा जो 7 साल का है, ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्यों? जब मैं मेरे बेटे से पूछता हूं, क्योंकि मुझे मेरे बेटे का चेक करना, मैं उससे पूछूंगा। मैंने बोला क्या तू 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुआ था? बोला थाड़, एक थप्पड़ दिया मेरे। अब मेरे को मारता रहता है बच्चा ना, खेलता रहता है मेरे साथ। बोला पापा कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मतलब मैं 15 अगस्त 1947 से पहले, छोड़ो, मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स यानी कि मैं और उसकी मम्मी नहीं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स दादा नाना नानी यानी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ के पेरेंट्स, वो भी 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न नहीं हुए थे। तो ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि एक जनरेशन गैप के बाद ये कंसेप्ट यूजलेस है। ऑफ कोर्स मैं कुछ हस्तियों के नाम बताऊं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और जो इंडिया से बाहर है, जो इंडिया में आते हैं विजिट के लिए। लक्ष्मी नारायण मित्तल, नाम सुना होगा आपने, स्टील किंग, ही इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सुनीता विलियम्स जो स्पेस पे गई थी, ही इज ए पर्सन ऑफ इंडियन, शी इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शी इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मोंटी पेनेसर, वो क्रिकेटर है एक यूके का, मोंटी पेनेसर सरदार है, वो भी अपना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है। चंद्रपोल, वो एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, बड़ा पुराना चंद्रपोल, ही वाज आल्सो अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो मिस्टर एक्स इज डीम्ड टू बी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक्स को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। क्वेश्चन है क्या आंसर होगा आपका अगर एक्स भी के साथ साथ उसके फादर भी विजिट पे आए तो क्या होगा? देखो सर, एक्स तो इंडियन ओरिजिन है, फादर का आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। फादर से पूछते हैं क्या आप 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बोर्न हुए थे? फादर कहता है नो, मैं नहीं हुआ था, मैं ऑस्ट्रिया में हुआ था। हमने कहा तुम्हारे पेरेंट्स? हमने कहा तुम्हारे पेरेंट्स, बोला वो भी नहीं हुए थे। हमने कहा तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स? डाटा अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और जैसे हालात है मुझे लग नहीं रहा कि वो इंडिया में बोर्न हुए भी होंगे अनडिवाइडेड इंडिया में। तो फादर को हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। अगर मदर भी आती तो हाँ, मदर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाती। कैसे? मदर से पूछते क्या आप अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुई हो? बोली नहीं। हमने बोला आपके पेरेंट्स? बोले हाँ, मेरी मदर बोर्न हुई थी। तो यस, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। देन यस, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, यहां तक क्लियर हो गया है, यहां तक क्लियर हो गया है। देखो, एक्स माना जाएगा, फादर नहीं माने जाएंगे। मदर आए तो मदर भी मानी जाएगी, मदर भी मानी जाएगी। एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है कई बार स्टूडेंट्स का, पता क्या क्वेश्चन आता है?
सर वो क्वेश्चन आता है कि क्या नानी का मतलब जो एक्स है अभी क्वेश्चन किया हमने उसमें उसकी नानी की वजह से वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्या नानी का जिंदा होना जरूरी है? मैंने कहा हे भगवान, हमने ये कहा था कि उसकी नानी पैदा हुई थी अनडिवाइडेड इंडिया में, उसका अभी जिंदा होना जरूरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो अभी जिंदा नहीं है तो ये थोड़ी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बनूंगा, बनूंगा, डेफिनेटली बनूंगा। ओके सर, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं इस कंसेप्ट को दोबारा, सो दैट मुझे क्वेश्चन करवाना है। अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आता है, विजिट के लिए आता है, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट के लिए आता है और उसकी टोटल इनकम और उस बंदे की टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इसका मतलब आप अभी मत समझना प्लीज। अदर देन आप रट लो, क्वेश्चन में लिखा आएगा अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, क्वेश्चन में पूरी लाइन लिखी आएगी उसकी टोटल इनकम कितनी है। उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स अगर 15 लाख से एक्सीड नहीं करती, 15 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो हम बोलेंगे कि उसके जो 60 डेज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 182 डेज में, और उसको मान लिया जाएगा और सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट हो जाएगी, ओनली फर्स्ट कंडीशन इज टू बी चेक्ड। ओके सर, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ये मैं करवा चुका हूं, ये विजय वाला भी करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इस क्वेश्चन के साथ मेरी वो एक्सेप्शन कंप्लीट हो जाएगी। मिस्टर एक्स वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1966, फादर वाज बोर्न इन अमेरिका 1936, एक्स ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन लाहौर 1916। बताओ एक्स सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है? इस क्वेश्चन में सॉरी, एक्स सिटीजन नहीं, एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं है? सर एक्स को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इस क्वेश्चन में मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर है वो 1916 यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न है। ठीक है। विल मिस्टर एक्स बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही विजिट फॉर 170 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021? आंसर इज नो। क्यों? 170 डेज है तो है, तो पहली कंडीशन चेक करनी है, सेकंड चेक ही नहीं करनी। हाँ, पहली कंडीशन चेक करनी है, सेकंड चेक ही नहीं करनी, और पहली कंडीशन में 182 चाहिए, वो 170 है, तो नहीं माना जाएगा। ही विल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। चेक करो, मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन नंबर 2 एंड वी आर अज्यूमिंग दैट इज टोटल इनकम। हाँ, यहां ये नहीं लिखा कि उसकी टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्स 15 लाख से एक्सीड है या नहीं है, तो मैंने अज्यूम किया 15 लाख से एक्सीड नहीं है, क्योंकि 15 लाख से अगर एक्सीड करती है तो फिर कंसेप्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। वही तो अमेंडमेंट है, पर वो मैं आपको आज ही क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। पहले मैं यहां तक करवा दूं आज, ताकि आप यहां तक अपना मन पक्का समझ लो क्या होता है। हमने अज्यूम किया उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं करती है, हमने अज्यूम किया उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो वो एक्सेप्शन नंबर 2 में कवर्ड है, कवर्ड है, कवर्ड है, तो उसके 60 डेज 182 डेज में कवर हो जाएंगे। सो कंडीशन नंबर 2 60 डेज जो है रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय 182 डेज। तो सेकंड कंडीशन नॉट रेलेवेंट, ओनली फर्स्ट कंडीशन देखनी है, एंड ही इज सेट टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। यस सर, आगे मुझे एनालिसिस जो लिखा आपने देखा है, आगे जो मुझे करवाना है वो क्या करवाना बता दूं। अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है तो कैसे करेंगे, वो करवाना है। वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा काम। आज ही क्लास भी काफी लेंथी हो गई, 1 घंटे से प्लस हो चुकी होगी, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम कि अगर उसकी इसी पॉइंट को, अभी पॉइंट मैंने खत्म नहीं किया, मैंने पॉइंट यहां तक खत्म कर दिया, डज नॉट एक्सीड 15 लाख। अगर 15 लाख से एक्सीड करती है तो फिर क्या होगा, वो अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।